हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बारंबार यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था अब तक भी, और मैंने एसएससी के बारे में और स्टेनोग्राफी के बारे में बार बार वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले। उसके बाद अपना फाइनली नोटिफिकेशन, यानी कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि 16 जुलाई तक लगभग अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन एसएससी के द्वारा ये अपना नोटिफिकेशन दिया गया 26 जुलाई यानी कि 26 जुलाई को, जिसमें 26 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जस्ट आपको 1 मंथ का टाइमिंग मिला है, 1 मंथ ड्यूरेशन मिला आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। और इसमें आपके लिए बम्पर वर्क ये निकल के आई है। अब तक की अगर मैं पिछले 2-3 वैकेंसियों की बात करूं, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन रहा है इस बार का, जो कि 2006 पोस्टें लेकर आपके सामने एसएससी आया है। और इसमें से कम हर एक पोस्ट पे, यानी कि अपने हर स्टूडेंट के नाम एक एसएससी की पोस्ट होना, अगर मैं कहूँ 90% स्टूडेंट अपने एसएससी के लिए निकलने चाहिए, ये मेरा टारगेट रहेगा। और इस टारगेट बेस पे ही मैं काम करना चाह रहा था पिछले कुछ दिनों से। मैं बस इंतज़ार यही कर रहा था कि कब एसएससी अपनी भर्तियाँ निकाले और उसके बाद मैं कब अपनी पॉलिसी आप सबके सामने लेके आऊँ। बाकी अभी मेरा थोड़ा इस पॉलिसी पे काम चल रहा है, इस कारण से मैं एक वीडियो, उसके बाद मैं एक वीडियो भी वापस से बनाने वाला हूँ और अपन इसी बात का वो करेंगे कि मैं आपके लिए क्या क्या अपडेट्स लेके आया हूँ एसएससी के लिए, मैंने एसएससी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की है अब तक। ये सब चीज़ें मैंने अभी तक आपके सामने रखी नहीं है, अगले हफ्ते तक आपके सामने ये सब चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। आज होगा कि मेरे जो कोचिंग के जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर होंगे, ठीक है। अगर कोई वीडियो में भी, यानी जो वीडियो को देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आपका हर क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सोच समझ के दिया जाएगा और बिल्कुल सटीक जवाब दिया जाएगा। तो मैं आज शुरुआत करता हूं अपने एसएससी के स्टूडेंट्स से। लगभग आप सभी जो भी बैठे हैं लगभग एसएससी के होंगे, एक आध को छोड़ के सब एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्वेश्चन आप करेंगे, आंसर मेरा होगा। इसमें से आप पहला ही क्वेश्चन कौन करना चाहेगा? पहला ही क्वेश्चन कौन करना चाहेगा? जी, माइक। जो अपने सोनू गुज्जर है उनका क्या क्वेश्चन रहता है, देखते हैं। जी बताइए। एसएससी स्टेनोग्राफर में पहले के मुकाबले कट ऑफ कितनी रहेगी? जी, एसएससी स्टेनोग्राफी की जो वैकेंसी है, अगर मैं पहले की कट ऑफ की बात करूं, पहले की अगर जो अपना एसएससी की कट ऑफ, सॉरी एसटी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एसटी की कट ऑफ रही थी 130 या उसके, सॉरी 120 या उसके आसपास। जो पहले की कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी? 120 या फिर उसके आसपास। तो इस बार क्या कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी, क्या कट ऑफ कम होगी? अधिकतर लोग तो ये है कि सर कंपटीशन बढ़ गया, कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन जो मेरा 2-3 दिन का जो मेरा अनुमान रहा है, जो मैंने ओल्ड स्टूडेंट से बात की है, पिछले कट ऑफ यानी कि 2-3 साल की जो कट ऑफ का जो मैंने देखा है कि कितनी ईयर में कितनी कट ऑफ बढ़ी है, उसके बाद ये नतीजा निकल के आया कि इस बार पहले के मुकाबले वैकेंसियाँ ज़्यादा है। पहले के मुकाबले क्या है? वैकेंसियाँ ज़्यादा है। और इस बार का अगर मैं देखूँ ना, अब तक जितने बंदे सेलेक्ट होने थे ना वो हो चुके। एसएससी के अंदर जो ओल्ड स्टूडेंट थे ना, अधिकतर बंदे निकल चुके। इस बार अगर मैंने जो कोचिंगों का, अगर जयपुर की कोचिंगों का जो मैंने सर्वे किया है, मैंने 8 से 10 कोचिंग वाले लगभग मेरे जानकार हैं और उनके पास कम से कम 700 से 800 स्टूडेंट इस टाइम पे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको पता है अगर अनुपात निकाला जाएगा तो कुछ स्टूडेंटों को लेके ही निकाला जा सकता है, मैं पूरे इंडिया के अंदर तो सर्वे कर नहीं सकता, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ का सर्वे किया उसमें देखा कि स्टूडेंट्स अभी 12th के बाद वाला, यानी कि पिछली बार एग्जाम दिए हुए, लास्ट एक बार एग्जाम दिया हुआ स्टूडेंट मिलेगा, और बहुत कम स्टूडेंट है जो कि पिछली बार एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है। इस बार नए स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो कट ऑफ का जो आंकड़ा है ना वो ज़्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे, लगभग 120 के आसपास, 1-2 या तो ज़्यादा, और मेरे को लग रहा है कि 120 में ही आके अटक जाएगी कट ऑफ। ज़्यादा से ज़्यादा 125 तक, यानी 2-5 का बढ़ सकता है इसमें। बस क्वेश्चन पूछे। अगला किसका क्वेश्चन है? जी, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? जी, परफेक्ट क्वेश्चन। अधिकतर नए बंदों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही वो होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। आपको पता है अपने पास एसएससी में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं?
200 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर का जीके जीएस आता है और 100 नंबर की इंग्लिश। हाँ, हाल ही में मेरे को पता लगा है कि एक एसएससी नया नोटिफिकेशन निकाल सकता है, वो कुछ उलटफेर करना चाहता है इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो अपने नए वीडियो में इसके लिए आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो 200 नंबर का, जो 200 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है, ये टोटल 200 नंबर का होता है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है और इसमें से 1/4 भाग नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 0.25 नंबर आपका। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही नंबर में से 25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन माइक दे मनीषा मैम को। हाँ जी मैम। सर हमें अनुवाद करने का टाइम कितना मिलेगा? अनुवाद करने का टाइम, परफेक्ट क्वेश्चन। अगर मैं क्या ग्रेड सी की बात करूं, ग्रेड सी के अंदर आपको अनुवाद का टाइम मिलेगा हिंदी स्टेनो के लिए 50 मिनट, और ग्रेड डी की बात करूं तो उसके लिए मिलेगा आपको 65 मिनट, ठीक है। और इसके लिए भी एक नई रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वैकेंसी ग्रेड सी की बात कर रहे हो या फिर सी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सी के लिए आपको बहुत ही सजग तरीके से अनुवाद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, और आने वाले 1-8 मंथ के अंदर मैं एक नया सॉफ्टवेयर और परचेज करने वाला हूँ, जो कि आपके अनुवाद के टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए ही रखा जा रहा है या लाया जा रहा है, ठीक है। बाकी अगला कोई किसी का क्वेश्चन? एग्जाम टाइम कितना रहेगा और उसको कैसे मैनेज एग्जाम करना टाइम है? कितना रहेगा और उसको कैसे मैनेज किया जाए। जो अपना एग्जाम टाइम रहेगा, यानी कि किसका, सीबीटी की बात कर रहा हूं मैं, सीबीटी का अपना एग्जाम टाइम रहेगा 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी कि अगर मैं कहूं तो 120 मिनट। 120 मिनट को अपने को मैनेज कैसे करना है। लोग कहते हैं कि ना रीजनिंग के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये वो। अरे रीजनिंग के चक्कर में वेस्ट क्यों होता है? वो क्योंकि अपनी प्रैक्टिस कम है, उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। क्या आप यहाँ से टेस्ट सीरीज दे के नहीं जा रहे? क्या आप यहाँ पे टेस्ट दे के नहीं जा रहे? या तो इसका मतलब यही हो रहा है रीजनिंग को आप बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि रीजनिंग के अंदर स्पीड बना के रखें ना पहले से ही। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको फ्री टाइम में भी पढ़ा जा सकता है, जिसको फ्री टाइम में भी रिवाइज किया जा सकता है। ना तो इंग्लिश को किया जा सकता है, ना जीके को किया जा सकता है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको बोरिंग, यानी कि अपना सिर बिल्कुल बोर हो रहा हो ना, उस टाइम में भी रिवाइज, यानी कि एक नए क्वेश्चन को हल तो नहीं किया जा सकता, नए का यानी कि नया टॉपिक तो नहीं लिया जा सकता। मैं भी मानता हूँ बंदा उलझ जाता है उसके अंदर, लेकिन जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना उसको रिवाइज आराम से किया जा सकता है और इंटरेस्ट आता है, माइंड फ्रेश होता है उसको करने से। तो आप बार बार उसको हल करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी ना उतनी जल्दी हल होगी रीजनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन। सर एसएससी स्टेनोग्राफर की शुरुआत से लेकर इसके ज्वाइनिंग के बीच में अपना सफ़र कैसा रहे, कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करें इसके लिए? देखिए, एसएससी अपनी शुरुआत करती है, एसएससी स्टेनोग्राफी अपनी शुरुआत करती है अपनी नोटिफिकेशन से लेकर। नोटिफिकेशन इसका जो कि आ चुका है 26 जुलाई को, और इसमें जो इसका अगला पड़ाव होता है वो होता है सीबीटी का, ठीक है। सीबीटी के लिए अपने को इन्होंने टाइम दिया है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। तो अगर मैं इसका अनुमान कहूँ तो इसका रहेगा या तो नवंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अक्टूबर के लास्ट 2 वीक्स में, इन दोनों के अंदर एग्ज़ाम रहेगा। तो इसके बाद इसका एग्ज़ाम रहेगा। फिर इसके बाद होता है अपना स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट इसका रहेगा लगभग जनवरी-फरवरी, ठीक है। और स्किल के बाद अपना होता है इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसका लगभग रिजल्ट आने के लगभग 1 से 2 महीने या फिर 2.5 से 3 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। यही एक एसएससी का छोटा सा सफर है। आगे का किसका है भाई? आगे विकास क्लोज टेस्ट। हाँ, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी के अंदर विकास जी अपने से पूछ रहे हैं सर क्लोज टेस्टों को कैसे मतलब मेंटेन किया जाए। तो भाई साहब, एक बंदा और पूछना चाह रहा था मेरे से कि सर, पहले भी पूछ रहा था कि सर इंग्लिश में कुछ पूछना चाह रहा था। जो भी ये ग्रामर वाले हैं ना, इनके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। जो ओल्ड पेपर्स है ना, ओल्ड पेपर्स को उठाना है, या फिर जितने भी आपको मॉडल पेपर मिल जाए ना, उन पेपरों को उठा के उनके उदाहरण करने हैं।
ठीक है, उनके उदाहरणों को बार बार रिवाइज करना है, जितना हो सके ना उतना उदाहरण रिवाइज करो, जितना आप उदाहरण रिवाइज करोगे माइंड उतना ही खुलेगा और उतना ही आप शार्प होगे। ठीक है, आगे और कोई क्वेश्चन आपका? सर प्रीवियस ईयर तो दे रहा हूँ। बस वही देते रहे, टेस्ट सीरीज छोड़ो मत, जहां टेस्ट सीरीज मिल जाए ना वो ऐसा मत कहो कि ये ऐसे दे रहा वैसे दे, जहां टेस्ट सीरीज मिल जाए ना वहीं पे फाड़ डालो बस उसको। हाँ भाई विक्रम, कुछ पूछना है? हाँ भाई सनी, हाँ भाई। सर एग्जाम टाइम में अपने आप को फियर आउट कैसे करें? फियर आउट, बिल्कुल अपना डर निकालना। आपका सेम आंसर रहेगा, जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज में आपका जितना आत्मबल बढ़ेगा, जितना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, एग्जाम में आपका डर उतना ही कम रहेगा। मैं खुद इसके कई बार एग्जाम दे चुका हूँ, मैं इसके स्किल भी दे चुका हूँ, इसके नहीं तो अदर एग्जाम्स के स्किल भी दे चुका हूँ। ठीक है, स्किल और एग्जाम में तो फिर भी कम फियर रहता है। ठीक है, स्किल के टाइम पे सच बता रहा हूँ, लैब के अंदर 4 एसी होंगे, लेकिन चारों एसी में चारों तरफ से पसीने टपकेंगे। ठीक है, पसीने टिपकने का कारण क्या होता है कि कभी अपनी एग्जाम टाइप की प्रैक्टिस ही नहीं होती है बाहर। जिस तरह से एग्जाम का जो माहौल मिलता है ना, वो माहौल अपन या तो 2-3 साल में एक बार देख रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कभी फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से अपने को ज़्यादा डर होता है। तो अपने को पहले प्रैक्टिस यानी टेस्ट सीरीज है उस हिसाब से देखे जानी है। बाकी कोई क्वेश्चन? सर अपने मॉक टेस्ट में जैसे जैसे नंबर कैसे कैसे धीरे धीरे हम उन नंबरों को डेवलप कर सकते हैं? हाँ, परफेक्ट। हर एक यानी कि टॉपिक वाइज, आज आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपका कोई टॉपिक वीक रह रहा है, उस टॉपिक को पकड़ लो पहले, उस टॉपिक को चारों तरफ से उसकी छानबीन कर लो, जहां से उसका जो मिल जाए ना मटेरियल, उस टॉपिक के ऊपर एक बार उसके ऊपर पकड़ बना लो। यहाँ पे आपके साथ कई प्रिपरेशन करने वाले हैं, किसी का कौन सा टॉपिक वीक है, किसी का कौन सा टॉपिक वीक है, लेकिन आपके सारे टॉपिक तो वीक नहीं है ना, हर किसी का कोई सा परफेक्ट भी तो है। जिसका जो टॉपिक परफेक्ट है ना उसको आप पकड़ लो, उसको अपना बड़ा भाई बना लो। मैं तो कहता हूँ जिससे कुछ सीखने को मिले ना उसी को अपना बड़ा बना लो, फिर जॉब के बाद तो अपनी है राजा, फिर कोई नहीं है। जिससे जो सीखने को मिल सके उसी को अपना गुरु बना लो, उसी को अपना बड़ा भाई बना लो। यानी कि अगर कोई भी आपकी कोचिंग में या फिर आपके आसपास जिसका जो टॉपिक परफेक्ट है उसको आके अपना गुरु बना लो, वैसा उसी से वो टॉपिक परफेक्ट करो। अगर आप ये कहो कि मैं उससे ऑनलाइन क्लास ले लूँगा तो उससे परफेक्ट हो जाएगा, मैं किसी गुरु के पास चला जाऊँगा तो उससे हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा आपको पढ़ा सकता है, ठीक है, आपके वीकनेस को नहीं देख सकता कि इसका टॉपिक कौन सा वीक है। आगे सर टाइपिंग के लिए कितनी स्पीड चाहिए? टाइपिंग के लिए देखो, वैसे तो ना आपको 20 की स्पीड भी सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन अपने को परफेक्ट अनुवाद करने के लिए 30 से 35 की स्पीड आपकी होनी जरूरी है। हाँ भाई राजेश। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमारा रिटन टेस्ट अच्छा हो जाता है तो उसके बाद आगे की तैयारी कैसे करें? आगे की तैयारी, परफेक्ट क्वेश्चन। देखिए, रिटन टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाए, रिटन टेस्ट तक आपकी स्थिति क्या है पहले तो मैं उसको जानना चाहूँगा, ठीक है, उसके बाद आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ भागों में इसको डिवाइड करके बता देता हूँ। जिसका रिटन टेस्ट तक अगर स्टेनो जिसने शुरुआत भी नहीं करी है ना तो रिटन टेस्ट मत देना। आज मैं साफ कह रहा हूँ और इस यूट्यूब के सामने कह रहा हूँ, जिसने रिटन टेस्ट तक स्टेनो की शुरुआत भी नहीं करी है वो स्टेनो का रिटन मतलब स्किल रिटन देना भी मत, क्योंकि कम से कम उसको मैं यहाँ पे 2-2.5 से 3 घंटे भी बिठाऊँ ना तो 1 महीने तो कम से कम बंदे को अपना बेसिक करने में लगेगा, कम से कम है। इससे कम कोई चांस नहीं है कि आपका बेसिक हो जाए। और जो बेसिक से गुजर चुके उनको पता है कि स्पीड में आने में कितना टाइम लगता है, इन्होंने कितना भी जोर लगा लिया होगा अपना, क्योंकि ये एक अपना क्या है स्किल है, और स्किल टाइमिंग के हिसाब से यानी टाइमिंग के अनुसार ही परफेक्ट होता है। आप कहो 3 दिन में मेरा परफेक्ट हो जाए तो कोई भी चांस नहीं है, लिख के ले लो मेरे से, और लिख के दे सकता हूँ कन्फर्म। और फिर आपको रिटर्न के बाद मिलेंगे कितने महीने, 2 से 3 महीने, 1 महीना आपका बेसिक हो गया, बच्चा कितना। अब बात आती है जिसकी फर्स्ट बुक जो रामधारी खंड फर्स्ट अगर जिसकी क्लियर हो जाती है उसकी, वो अपना या तो एक ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करके रखें। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि जो अपने साथ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं ना उनका माहौल पता चलता है अपने को, किस टाइम में मार्केट में चल क्या रहा है। और पता है आपको, अगर मार्केट का अपने को नॉलेज हो गया ना कि आज मार्केट में ये चल रहा है तो अपन मार्केट से हमेशा आगे बढ़ने, यानी कि अपने साथ अपन चल रहे हैं पैदल पैदल और अपने 2 साथी हैं वो अपने थोड़ी सी तेजी स्पीड में चल रहे हैं, तो आपको पता लगता है कि कब आप तेजी स्पीड में चलने लग गए।
अब वो अपने आप फास्ट हो जाते हैं उनका साथ करते करते, ठीक है। तो मार्केट वालों के साथ बैठोगे ना तो मार्केट की नॉलेज आएगी, यानी कि कोचिंग के स्टूडेंट्स के साथ बैठोगे तो कोचिंग के स्टूडेंट्स की नॉलेज रहेगी कि ये क्या कर रहा है और मेरे को इससे बढ़ के क्या करना चाहिए। और एक आपके पास मात्र चलो 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 4 स्टूडेंट्स हैं ना आपके अलावा, वो 4 स्टूडेंट्स और भी कहीं दूसरे से मिल के आ रहे हैं, उनको उसका पता चल रहा है, आपको उसका पता चल रहा है, 2 लोगों का पता चल रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह एक नेटवर्क की चेन बनती है और मार्केट की अपने को फिलोसॉफी पता चलती है कि बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। तो अपने को जिसका खंड 1 कंप्लीट हो जाए उसको कम से कम एक तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैं खुद भी एक ऑनलाइन का सिस्टम चालू कर रहा हूँ जिसमें बंदा घर पे रहकर भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। वैसे आपको ऑफलाइन कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपको घर पे देने चाहिए। और उसके अलावा आपको सुलेख, क्योंकि अब तक का अगर एसएससी का मैं ये देखो ना मैट्रिक कहाँ से आ रहा है, तो खंड 1 और खंड 2, खंड 1 से भी कम आता है, खंड 2 से ज़्यादा आता है। तो खंड 2 को इतना रट दें, या तो खंड 2 से आएगा या फिर खंड 2 से मिलता जुलता मैटर आएगा, यानी कि संसद का आएगा, जो भी आएगा, जो संसद विधानसभा जो भी राज्यसभा का आएगा वहाँ से उठकर मैटर आएगा, ठीक है। उसके लिए जो मैं अपनी फिलोसॉफी का एक भाग है छोटा सा, एक खुद की पत्रिका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि अपनी जैन लिपि से अब तक कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाया, ठीक है। उस खुद की पत्रिका में एसएससी के मैटर ही, एसएससी के लिए प्रॉपर वो पत्रिका स्टार्ट कर रहा हूँ और शायद है कि कुछ दिनों में मेरा उसका काम चालू होने वाला है, यानी कि शायद इस वेडनेसडे से ही उसका काम स्टार्ट कर दूंगा मैं, और अगले महीने से आपको वो पत्रिका मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बाहर की पत्रिका भी है कि यूज लेनी है, एक खंड 2 के ऊपर ही निर्भर नहीं रहे। अधिकतर कोचिंग वाले बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप बस खंड 2 कर लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि खंड 2 के अलावा आपको बाहर से भी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन एग्जाम में एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा है और उससे अपने को एक कदम नहीं 2 कदम आगे बढ़ाने, तब जीतेंगे वो, ठीक है। आगे और कुछ, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं इंदने सर, किसी भी स्टूडेंट द्वारा कोई भी स्टेनोग्राफी की एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? परफेक्ट क्वेश्चन। अगर आप एसएससी की करते हो, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफी की करते हो तो इसमें आपको 12th पास होना जरूरी है। आपको कोई आपकी क्या सब्जेक्ट है कोई नहीं पूछने आ रहा, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो कोई नहीं पूछने आ रहा, आपने ग्रेजुएशन की नहीं की आपको कोई पूछने नहीं आ रहा, ठीक है। एक बात आती है स्टेनोग्राफी, अधिकतर स्टूडेंट्स जो नए आते हैं उनके होता है कि सर स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है क्या स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आपकी स्किल यानी कि अपने बाहुबल में जोर होना चाहिए, अपना बाहुबल मजबूत होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए सर्टिफिकेट वगैरह। एक 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक फोटो लेके आ जाना, फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। एसएससी की बात रहती है। कुछ पोस्ट आती हैं आपकी राजस्थान में ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। सेंटर में अगर मैं अधिकतर पोस्टों की बात करूं तो लगभग 12th पास आती है और कुछ एक पोस्ट हैं जो ग्रेजुएशन के साथ भी आती है, ठीक है। यही रहता है इसका। बाकी वरुण को माइक दें। सर हम नए स्टूडेंट्स हैं सर, हाँ। तो हम अपनी तैयारी शुरुआत कैसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल परफेक्ट। जो नया स्टूडेंट जो कि अभी या तो सीखना स्टार्ट किया है उसने या फिर सीख रहा है, जिसका बेसिक अभी तक चल रहा है, उसको बेसिक और स्टेनो के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर रिटर्न की तैयारी करना चाहते हो ना, रिटर्न को तो अपना टाइम, वो रिटर्न तो ये कहता है कि मेरे टाइम में से तो तू अगर आधा घंटा भी बाहर निकालेगा ना तो तेरा नुकसान है। तो भाई साहब रिटर्न के लिए तो रिटर्न को तो बिल्कुल भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है स्टेनो की, जो मतलब स्किल की। तो स्किल का जो प्रिपरेशन है वो आपको कोचिंग से जाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको वो टाइमिंग निकालना पड़ेगा जिस टाइमिंग में आप अपना फ़ोन चला रहे होते हैं, या फिर अपने को बाहर से यानी दूसरा टाइमिंग यानी कि सोने का टाइम कम करना पड़ेगा। चाहे कहीं से भी एडजस्ट करो, वो आपको टाइम उधर से एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी और कोई क्वेश्चन? इसी के साथ फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा अपना कि एरर क्या ऊपर, कि अपनी एसएससी के अंदर जो एरर अपनी किस आधार पे मापी जाती है और एरर में क्या क्या होता है। और अभी तक कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि अपने यूट्यूब पे कमेंट में आएंगे कि सर हमें स्टेनो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और स्टेनो क्या होती है, स्टेनो किस किस भाषा में सीखी जा सकती है, ये सब इन सब के ऊपर मेरा यूट्यूब पे पहले वीडियो बन चुका है और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल दूंगा। और
देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।